एक ऐसी खबर जिसने पूरे मिडल ईस्ट में कह सकते हैं कि भूचाल ला दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत। तो असल में हुआ क्या, चलिए इसी को समझते हैं। तो हुआ ये कि एक दावा सामने आया, और ऐसा वैसा दावा नहीं, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दावा ये था कि ईरान के सबसे पावरफुल इंसान अयातुल्ला अली खमेनी अब इस दुनिया में नहीं है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में मार दिया गया। अब जैसी ये खबर बाहर आई ना, ऐसा लगा मानो ईरान बीच से दो टुकड़ों में बट गया हो। मतलब देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें आ रही थीं, वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। और तस्वीरें देखिए, बिल्कुल हैरान कर देने वाली थीं। एक तरफ सड़कों पर लोग जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, उनके लिए ये बरसों की तानाशाही का अंत था। और दूसरी तरफ मस्जिदों में लोग मातम मना रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उनके समर्थक खमेनेई को एक शहीद का दर्जा दे रहे थे। सोचिए, एक ही घटना पर ऐसे दो बिल्कुल अलग रिएक्शन। ये दिखाता है कि ईरान का समाज अंदर से कितना बटा हुआ है। लेकिन अगर सरकारी रिएक्शन की बात करें तो वहां माहौल बिल्कुल अलग था, एकदम गमगीन। ईरानी स्टेट टीवी पर तो एंकर रोते हुए नजर आए, और सरकार ने पूरे 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। तो सवाल यही है कि भाई बात यहां तक पहुंची कैसे? इस हमले के पीछे की असली वजह क्या थी? देखिए, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके हिसाब से इस ऑपरेशन से जस्ट पहले ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो भी सहयोगी देश हैं उन पर एक के बाद एक कई हमले किए थे। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। सोचिए, दुबई में बुर्ज खलीफा के पास, कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन सब जगहों को टारगेट किया गया। इन हमलों से पूरे इलाके में एक तरह से कह सकते हैं दहशत फैल गई। और यही वो पॉइंट है, ईरान के इन हमलों को ही इस बड़े ऑपरेशन का मेन ट्रिगर बताया जा रहा है। अब जब मिडिल ईस्ट के देशों में यह डर फैल गया तो इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद पर्दे के पीछे हुआ क्या। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह हमला दरअसल सऊदी अरब के कहने पर हुआ था। मतलब जब आसपास के देशों को लगा कि अब खतरा सर पर आ गया है, तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा होगा कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। रात के 9 बजे इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को बताते हैं लोकेशन लॉक है, और बस कुछ ही घंटों में सुबह 5 बजते बजते पूरी दुनिया को खबर मिल जाती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। और जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में सीधा टारगेट किया गया था खमेनेई के अपने घर को। और हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 30। जी हां, एक साथ 30 बम गिराए गए उस लोकेशन पर, ताकि ऑपरेशन में कोई चूक ना हो। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ खमेनी ही नहीं, बल्कि अंदाजा है कि उनके साथ साथ करीब 40 और बड़े ईरानी अधिकारी और तो और उनके परिवार के लोग भी मारे गए। तो अब ईरान का जो सबसे बड़ा पावर सेंटर था, वो एक तरह से ढह चुका है। तो सवाल यही है कि अब आगे ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। अच्छा, इस घटना का पूरा असर समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खमेनी थे कौन। ये 1979 की इस्लामिक क्रांति के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे, और पिछले कई दशकों से ईरान के सबसे ताकतवर इंसान। और इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी अपना सक्सेसर भी चुन लिया था, अपने ही बेटे को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब ईरान की कमान किसके हाथ में होगी? क्या वही बेटा गद्दी पर बैठेगा जिसे खमेनेई ने चुना था, या फिर कोई नया, कोई ज्यादा लिबरल चेहरा सामने आएगा? और इस पूरे कन्फ्यूजन के बीच अमेरिका की तरफ से एक और बयान आता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उनके पास तो एक उत्तराधिकारी तैयार हैं। और देखिए, अटकलें तो यहां तक लगाई जा रही हैं कि ईरान में एक सिंबॉलिक चेंज लाने के लिए किसी महिला को लीडर बनाया जा सकता है। ये सब हमें एक और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये घटना एक नए रास्ते की शुरुआत है? मतलब क्या अब शांति होगी, ईरान से डील करना आसान हो जाएगा, या फिर ये एक बहुत बड़े, बहुत भयानक युद्ध की शुरुआत है? और फिर वो सबसे बड़ा डर सामने आता है, वो सवाल जिसे कोई पूछना भी नहीं चाहता, कि अगर ईरान के पास वाकई न्यूक्लियर वेपन है तो क्या वो इस मौके पे उसका इस्तेमाल करेगा? अब देखिए, इस पूरी रीजनल उथल-पुथल में भारत की पोजीशन पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं जीसीसी देश, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, जो इस लड़ाई के बिल्कुल बीच में है, और दूसरी तरफ है भारत, जिसने एक कमाल का बैलेंस बनाया हुआ है।
भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, फिर भी उसने दोनों पक्षों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम रखे हैं और इसे एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस माना जा रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये घटना मिडिल ईस्ट में एक ज्यादा शांत दौर की शुरुआत है, या ये एक और भी ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित भविष्य का आगाज है?